Good morning, students. I hope you are fit and fine. I am Vikram Garg from PGT. I am teaching in MDN Senior Secondary School, Kalayat. Today, now I discuss in first chapter of 11th Political Science, Constitutions, and part 3. जो आज का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक होगा हमारा समाज की जो एस्पिरेशंस एंड गोल्स हैं इन ए सोसाइटी ऑफ ए सोसाइटी। क्या कहता है कि एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी, क्या समाज की एस्पिरेशन क्या होती हैं, समाज की जो एस्पिरेशन लगा लें आकांक्षाएं, इच्छाएं और गोल्स, क्या लक्ष्य होंगे, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य क्या है, देखते हैं। Most of the older constitutions limited themselves largely to allocating decision-making power and setting some limit to government power. उसने क्या कहा कि समाज जितने भी पुराने संविधान हैं, निर्णय लेने की शक्ति का वितरण, सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। कि उसने क्या कहा कि संविधान के द्वारा जो निर्णय लेने की शक्ति का वितरण है और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम भी किया जाता था। बट मैनी 20th century constitutions on which the Indian Constitution is the first example also provide an enabling framework from the government to do certain positive things to express the aspiration and goals of the society. अगर हम बात करें, लेकिन वो कहते हैं कि 20th सेंचुरी के अंदर अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान भी एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया गया है। इसमें क्या किया गया, एक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, ढांचा, सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है, जिसमें सरकार के कुछ सकारात्मक पॉजिटिव थिंग, जो सकारात्मक कार्य हैं वो कर सके और समाज के आकांक्षाएं और उसके लक्ष्यों को भी अभिव्यक्त कर सके। उसने क्या कहा, जिसमें सरकार क्या कर सकती है, कुछ सकारात्मक कार्य भी कर सकती है, टू एक्सप्रेस एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी, और क्या कर सकती है, समाज की जो भी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और उसके जो गोल्स हैं उनको भी अभिव्यक्त दे सके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पार्टिकुलरली इनोवेटिव इन द रिस्पेक्ट। उसने क्या कहा, भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग भी किए हैं। क्या कहता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पार्टिकुलर इनोवेटिव इन द रिस्पेक्ट, भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग भी किए हैं। सोसाइटीज विद डीप इंटरेस्ट इन इक्वालिटीज ऑफ वेरियस काइंड्स विल नॉट ओनली हैव टू सेट लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome from the inequality of a deprivation. उसने क्या कहा कि जिन समाजों में बहुत सारे भिन्न प्रकार की जितनी डाइवर्सिटी है, असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज होती है, असमानताएं पाई जाती है, उनकी गहरी खाइयाँ होंगी कि वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहे होंगे, वहाँ केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, परंतु वहाँ पे सरकार को समर्थ और शक्तिशाली बनाना भी पड़ेगा। उसने क्या कहा कि ऐसे समाज जहाँ पर बहुत अधिक इनइक्वालिटीज फैली हुई है, वहाँ सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध तो लगाना ही होगा। इससे भी प्रतिबंध लगाने से काम नहीं चलेगा, तो फिर क्या होगा, सरकार को हमें समर्थ और उसके शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा। क्यों? जिससे क्या होगा कि उनके अंदर जो असमानता है और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके, ताकि सरकार क्या कर सकती है, गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव मेजर ओवरकम फ्रॉम द इनइक्वालिटी और डिप्रेशन, की जो असमानता उसको समाप्त करना पड़ेगा और सरकार क्या कर सकती है, जो गरीबी है उन लोगों से भी निपट सके। क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारे लोग गरीब हैं, आपस में भेदभाव करते हैं, इसी के लिए उनसे भी निपटा जा सकता है। अगला बताता है कि उसने एग्जाम्पल दिया है। आपको पता है कि लेसन कौन सा चला हुआ है, कोई बच्चा बता सकता है क्या? वैसे ही सुन रहे हैं। लेसन का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, जो संविधान है क्यों और कैसे है। ये पार्ट 3 चला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पार्ट को देख सकते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है।
आप उसमें लिंक को करेंगे तो आपको एज इट इज आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। उदाहरण के लिए क्या कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण के लिए इंडिया एस्पायर्स टू बी ए सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिमिनेशन। उदाहरण के लिए कहता है कि भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो। फॉर एग्जाम्पल क्या कहता है, इंडिया एस्पायर टू बी सोसाइटी, इंडिया की एक इच्छा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं दैट इज फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि जाति को लेकर कोई भी भेदभाव ना हो। In this is our society aspiration, the government will have to be enabled and empowered to take all the necessary steps to achieve the goals. यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। उसने क्या कहा, यदि इफ दिस इज आवर सोसाइटी एस्पिरेशन, यदि हमारे समाज की यही इच्छा है तो गवर्नमेंट विल हैव टू बी एनेबल्ड इन पावर टू टेक द नेसेसरी स्टेप टू अचीव द गोल्स। तो हमें सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे आवश्यक कदम उठा सके। एग्जाम्पल लेता है ये, इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका विच had a deep historical racial discrimination, its a new constitution had to enable the government to end a racial discrimination. इसने एग्जाम्पल दिया क्या है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर आपने सभी ने पहले पढ़ा होगा, आपको क्लास में डिस्कस किया है, 10th क्लास का टॉपिक है ये, 10th में आता है कि दक्षिण अफ्रीका में क्या था, रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन था ना, वाइट और ब्लैक को लेकर। दक्षिण अफ्रीका में क्या था, जो नस्लीय भेदभाव था उसको पुराने इतिहास का उदाहरण मानते हैं। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। उसने एग्जाम्पल दिया कि साउथ अफ्रीका का, कि साउथ अफ्रीका की सरकार ने क्या किया, वहाँ पर जो था रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन होता था, आपको पता है गांधी जी भी गए थे वहाँ पर, पढ़ा होगा आप सभी विद्यार्थियों ने, रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन चला हुआ था। कब गए थे गांधी जी, पता है आपको कब गए थे, कोई भी स्टूडेंट्स? 1893 में गए थे, और 1915 में वो गांधी जी वापस आए थे जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर भी रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो उसके बाद अफ्रीका की सरकार ने क्या किया, एक नया कानून बनाया, दोबारा से इतिहास रचा, एक नया संविधान बनाया और उसको इस योग्य बनाया कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। मोर पॉजिटिवली, ये कार्टून दिया गया है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके मोर पॉजिटिवली कंस्टिट्यूशन में इनसाइड द एस्पिरेशन ऑफ ए सोसाइटी। वास्तव में एक संविधान समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। वास्तव में क्या है, जो संविधान है समाज की सारी इच्छाओं का एक पिटारे की तरह काम करता है। उदाहरण कहता है, द फार्मर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल थॉट that each individual in a society should have all that is necessary for them to lead a life of a minimal dignity and social self-respect, minimum material well-being, education, etc. उदाहरण के लिए कहता है कि भारत में संविधान के निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति क्या करे, जितने भी फंडामेंटल या जितनी भी भौतिक जरूरतें हैं और शिक्षा है, सहमति, सब कुछ मिलना चाहिए, जिसके आधार पर वह गरिमा है कि सामाजिक आत्म सम्मान, जो हमारा समाज है वो आत्म सम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारतीय संविधान सरकार को यह सामर्थ्य प्रदान भी करता है। भारतीय सरकार क्या करते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर सम विच लीगली ऑफ एनफोर्सेबल। और भारतीय जो संविधान है वो क्या करता है, इस बात की इच्छा भी प्रकट करता है कि ये ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए उसने क्या कहा, देखते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर सम विच वर लीगली इन्फोर्स एज वी गो ऑन स्टडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी शैल फाइंड दैट सच एम्बलिंग, कि उसने क्या कहा कि जिसमें वह क्या कर सकता है, एज वी स्टडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा संविधान चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या हो, शिक्षा से भी परिपूर्ण हो। वी शैल फाइंड दैट सच एनेबलिंग provision have the support of the preamble to our constitution and these provision are found in the section fundamental rights। और हम क्या चाहते हैं कि जिन्हें कानून की मदद से लागू किया जा सकता है, हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि
क्या पता चलता है कि जो हमें फंडामेंटल राइट्स हैं जो मिले हैं, आपको पता है फंडामेंटल राइट्स, इसमें आगे चैप्टर आएगा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमें 14 से लेकर 32 तक प्राप्त हो रहे हैं। जब स्टार्टिंग में हमें फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हुए कितने थे बेटा? 9 बेटा 9। अब 6 बता रहे हैं। जब स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हुए हमें 7 थे, उसमें से बाद में से प्रॉपर्टी टू राइट्स को समाप्त कर दिया गया था 1973 के अंदर। इसमें नहीं लिखा है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आल्सो एंजॉय द गवर्नमेंट टू फुलफिल सर्टेन एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। उसने क्या कहा कि भारत क्या कहता है कि हमें पता चला है कि सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना को समर्थन प्राप्त है और वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भागों में भी पाए जाते हैं। इसलिए उसने 4th लिखा है द 4th फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर ए जस्ट सोसाइटी। उसने क्या कहा है? देखो उसको हाईलाइट भी किया गया है, आप देखें ध्यान से क्या किया गया, देखो द 4th फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल The 4th function of constitution is to enable the government to fulfill the aspiration of a society and create condition for a just society। क्या कहना चाहता है कि संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की इच्छाओं को पूरा कर सके और एक और अनजस्ट न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए वो क्या कर सकता है? एक ऐसा परिस्थितियों के अनुसार उसका निर्माण कर सके। अब एक पिक्चर्स पढ़ते हैं, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, आपके ऊपर एक पिक्चर छोटी गई थी, कार्टून पिक्चर है, आप देखें, बैक जाएं आप थोड़ा सा, आपका इस पिक्चर को देख रहे हैं, आप अच्छे से देख रहे हैं। जो ये पिक्चर है, इस पिक्चर में एक तरफ लिखा हुआ है वंदे मातरम और दूसरी तरफ लिखा हुआ है, आप पढ़ पा रहे होंगे क्या लिखा है, जो हमारा नेशनल एंथम है, क्या है हमारा जनगण मन, ये लिखा हुआ है। और जो ये पिक्चर ड्रॉ की गई थी बेटा, ये पिक्चर 4 दिसंबर 1949 की है। आप इसकी सेशन भी याद रखें, पिक्चर को भी देखिए। पिक्चर क्या कर रहा है? ये पिक्चर हमें बता रही है कि जितने भी संविधान निर्माताओं को लोगों, जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे, वो अलग अलग, उनको अलग अलग एस्पिरेशन से जूझना पड़ा। यहाँ पर जो खड़े हैं वो कौन है? नेहरू जी हैं। क्या है? नेहरू जी। यहाँ पर नेहरू को अनेक कल्पनाएं और विचारधाराओं को संतुलन करते दिखाया गया है। जो बीच में खड़े हैं कौन है बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, और ये लगभग 1964 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और उनके बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। ये बता रहे हैं कि अलग अलग इमेजिन कर रहे हैं और अलग अलग आइडियोलॉजी को अपना बता रहे हैं, संतुलन करके दिखाया गया है। क्या इसमें आप पहचान सकते हैं कि ये जो भिन्न भिन्न समूह क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि संतुलन करने का अंतिम परिणाम क्या होगा? अब इसमें बताया गया कि संतुलन करने का अंतिम प्रावधान क्या होगा। आप देखते हैं इसके नीचे, ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद देखो हमने ये पढ़ा था, इसके अंदर कुछ प्रोविजंस हैं, ये पढ़ेंगे हम एक बार। उसके साथ में भी एक पिक्चर दिखाई गई है, ये गुड़िया दिखाई गई है, ये पिक्चर दिखाई गई है। ये हमें बताती है कि व्हाट डज इट टेक टू राइट ए नाइस थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें सरकार के लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। और उसने क्या कहा? What is the point of writing down the lofty aspiration and goals if cannot change in the life of people? लेकिन संविधान में अच्छी बात लिखने में क्या जाता है, लेकिन ऐसी आकांक्षाएं और लक्ष्य को लिखने का मतलब क्या है यदि वे लोगों के जीवन को बदल न सके। वो कहते हैं कि इन बातों को लिखने का क्या मतलब अगर वो लोगों की लाइफ को चेंज ना कर सकें। उसके लिए उसने देखो क्या लिखा गया, एनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के समर्थ बनाने का प्रावधान क्या है। Constitution are not only rules and regulation controlling the power of the government, संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों को और कानून का ही नाम नहीं है। वह क्या है? वह सरकार को ऐसी भी शक्तियां देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। एग्जाम्पल देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका साइन में बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट वांट्स द गवर्नमेंट टू टेक ए मेजर्स टू प्रमोट ए कंजर्वेशन ऑफ द नेचर।
दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंप